डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से आपको क्या पता चलता है, क्या होगा इसमें? कुछ मतलब कुछ लगाना चाहोगे, गैसेस, कोई तुक्का बताओ। यस यस, बस यही चीज है इसमें, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या था, मतलब हमने कोई मेमोरी लोकेशन है, ये देखो इस तरीके से कल मैंने डायग्राम बताई थी आपको कि हमारे पास एक ओप कोड होता है, ठीक है, उसमें एक एड्रेस होता है और एड्रेस डायरेक्टली किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसी मेमोरी में किसी एक लोकेशन को। ये आपकी मेमोरी है, तो मेमोरी में किसी की कोई लोकेशन को ये पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, दिस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन वेयर ऑपरेंड इज कंटेन्ड। ऑपरेंड जहां पर है उसकी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रजिस्टर डायरेक्ट की, तो रजिस्टर डायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या, इसमें ये डायग्राम कैसे बनेगी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, कि हम लोग यहाँ पर एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वी विल बी यूजिंग रजिस्टर इन दिस। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर। नाउ दिस रजिस्टर विल पॉइंट आउट टू सम मेमोरी लोकेशन, और जहां पर ऑपरेंड पड़ा हुआ है। ठीक है, so you can write it down, register direct memory address में the operand is contained in, operand कहाँ भरा हुआ है, रजिस्टर में, तो operand is contained in register set. Now the address field of instruction, अब address field of instruction क्या है, it refers to CPU register that contains the operand। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कि जब हमने कल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ा था, तो यहाँ पर ए था, मीन्स डायरेक्ट एड्रेस था, वो मेमोरी में किसी एड्रेस को लोकेट कर रहा है, ये हमारी मेमोरी थी। ठीक है, लेकिन रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी वी विल बी यूजिंग द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर, मतलब एड्रेस फील्ड ऑफ द रजिस्टर। तो ये हमारी मेमोरी नहीं होगी, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बार इसको हम बोलेंगे रजिस्टर सेट। तो ये हमारा एक रजिस्टर सेट है, और आर किसे, एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये एड्रेस फील्ड है, तो ये किसे पॉइंट आउट कर रही है, इट इज पॉइंटिंग टू द सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन्स द ऑपरेंड, जहां पर ऑपरेंड पड़ा हुआ है वो वाले रजिस्टर को पॉइंट आउट कर रही है। बात समझ लगी बच्चे? तो वो रजिस्टर कोई भी हो सकता है, R1, R2, R3, ठीक है, जिसमें आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर हो सकता है, मतलब इट विल, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, कैसे काम होते हैं। लेकिन स्टिल यू शुड नो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, अब कौन से रजिस्टर में ऑपरेंड पड़ा हुआ है ये हमें वो स्पेसिफाई करेगा। बात समझ लगी है बच्चे, रजिस्टर डायरेक्ट की? ठीक है, yes, तो हमें मैम रजिस्टर का बेसिकली फिर वर्क क्या हुआ, रजिस्टर का वर्क क्या हुआ, रजिस्टर का वर्क हुआ डेटा को स्टोर करना, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना। मेमोरी जो है, देखो मेमोरी एज अ होल काम करता है, एक मेमोरी में ही रजिस्टर्स होंगे, कहीं पर रजिस्टर्स पड़े होंगे, ठीक है, लेकिन रजिस्टर खुद के अंदर क्या है, दैट ओनली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, एनी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो भी स्पेसिफाई किया जाता है कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। अगर मैंने ये R0 लिया है, ये R1 आया है, ये R2 आया, R3 आया, सोन अप टू R7 लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जर्नल पर्पस रजिस्टर, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट? ओके मैम, ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, so this is your register direct addressing mode.
नेक्स्ट वी कम टू, अगर इसकी हम एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो क्या होगा, अगर मैंने लिखा है एड आर, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में किसकी क्या ऐड होगा, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इट मीन दीज आर कॉल्ड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर। ठीक है, इसके कंटेंट को हम उठाएंगे, उसे एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे एंड फाइनली आवर रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। गॉट इट? इस ऐड आर का मतलब क्या हुआ, ऐड आर का मतलब है कि हम रजिस्टर आर के कंटेंट्स की वैल्यू को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेंगे एंड फाइनली वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ accumulator. Finally, we'll store the result in accumulator. Got it? Yes, ma'am. तो क्या वन लाइन डिफरेंस है बिटवीन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड? वो क्या है कि जो हमारा ये रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसमें हम सीपीयू रजिस्टर की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, हेलो मैम, मैम बैक। क्या हुआ? मैम आ गए, बीच में गए थे ना, सॉरी। ओ ओके मैंने कहा ओके। ऑल गुड? मैम यस, फादर इज सेफ मैम। ओके, बढ़िया। Okay, continuing further. So now the next addressing mode is register indirect addressing mode. ठीक है, अब हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो पढ़ा ही था, ठीक है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी पढ़ा था। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से क्या पता चल रहा है बेटा, कोई आइडिया? मैम जो इनडायरेक्टली रजिस्टर्ड हो। अब इसमें ना ये नहीं कहना आपने कि हमने एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर रखी है, नहीं, क्योंकि हम एक जगह रजिस्टर सेट लेते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह क्या लेते हैं, हम वहां पर मेमोरी की बात कर रहे थे, एक मेमोरी लोकेशन में दूसरी मेमोरी की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन लाइन डिफरेंस है बेटा। देखो, ऑपकोड यहाँ भी होगा, रजिस्टर यहाँ भी होगा ना। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, सिर्फ हम अगर इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो मेरे पास एक मेमोरी सेट था, उसमें हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से अगर मेरे पास मेमोरी लोकेशंस है तो जिस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट आउट कर रहा है वहां पर कोई इफेक्टिव एड्रेस लिखा हुआ है, उस इफेक्टिव एड्रेस को जहां पर वो पॉइंट आउट कर रहा है वहां पर मेरा ऑपरेंड एक्चुअल में पड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड किया था। यस मैम। ठीक है, लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये नहीं होगा। ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा कि ये इफेक्टिव एड्रेस नो डाउट यही होगा। ये क्या है हमारा, वो वहां पर हमने ये मेमोरी ली थी, यहाँ पर क्या है, ये हमारा रजिस्टर सेट। तो वो कहता है कि इफेक्टिव एड्रेस वो क्या होगा, वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी मेमोरी की लोकेशन को जहां पर की ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा ऑपरेंड रिसाइड कर रहा है और ये कौन सी लोकेशन है, किसी मेमोरी की लोकेशन। बात समझ लगी? इट मीन्स द एड्रेस फील्ड, लिसन केयरफुली, द एड्रेस field of the instruction will refer to a CPU register that contains, this will be the register that contains the effective address of the operand. Effective address of the operand मतलब ये एड्रेस, जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेमोरी की बात आ रही है, तो दिस विल कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, तो मेमोरी में उसका एड्रेस क्या है ऑपरेंड का, वो एड्रेस यहाँ पर पड़ा हुआ है। मीन हो सकता है यहाँ पर मेरा अगर ये रजिस्टर सेट है तो मेरे पास काफी रजिस्टर्स होंगे, R1, R2, R3, R4, R5। तो ये उस रजिस्टर को पॉइंट आउट कर रहा है जहां पर जिस रजिस्टर की वैल्यू मैंने ले ली 00112, ठीक है,
तो ये मेमोरी में कोई लोकेशन है 00112, उसे ये पॉइंट आउट करेगा और वहां से जाके मेरा ऑपरेंड जो है उसे पिक किया जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी? अगर मैंने सिंपल यही लिखा ऐड आर, मतलब एक्यूमुलेटर में हमने ऐड क्या करना है? आर के कंटेंट्स नहीं, आर पे जो इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है मेमोरी का उसके कंटेंट। इसीलिए मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, मतलब आर भी किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन पे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है हमें उसे उठाना है, उसे ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ, और फाइनली हमें रिजल्ट कहाँ सेव कर देना है? एक्यूमुलेटर में। गॉट इट? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Right? So address field of this instruction will refer to the CPU एक्सक्यूज register. मैम एक और बार रिपीट कर सकते हो ये वाला पार्ट, लास्ट वाला? ये वाला, मैम यस। ठीक है। देख, अगर हम किसी में, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैं सिंपल 20 लिख रही हूँ, 20 विल बी काउंटेड एज डेटा, ठीक है। अगर मैं इस 20 पे ब्रैकेट लगा दूं, या फिर आप सिंपल एक मैं अल्फाबेट लेती हूँ, अगर मैंने ए लिखा तो ए को वो एक डेटा की तरह उठाएगा, एक करेक्टर की तरह उठाएगा। लेकिन अगर मैं ए पे ब्रैकेट्स लगा देती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये उसकी मेमोरी लोकेशन को उठाएगा, मतलब मेमोरी लोकेशन, ए कोई मेमोरी लोकेशन है, उस पे जो कंटेंट्स होंगे वो उठाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे डबल ब्रैकेट्स लगा देती हूँ, इसका मतलब ये मेमोरी लोकेशन किसी और मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही है, उसके कंटेंट मुझे उठाने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऐड आर की, तो ऐड आर का मतलब है कि जो रजिस्टर में मेरा R1 रजिस्टर था, R1 रजिस्टर में मेरा डेटा नहीं पड़ा हुआ, R1 पे कोई एड्रेस लिखा हुआ है मैंने 112, ये 112 एड्रेस का 00112 एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है मेमोरी में से चेक किया जाएगा कि इस मेमोरी पे क्या डेटा पड़ा है। इस मेमोरी पे डेटा पड़ा था मेरा 30, तो 30 जो है वो ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। एक्यूमुलेटर में हो सकता है 4 लिखा हो, तो फाइनली इन दोनों को ऐड किया जाएगा और एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मींस अपडेट कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाई। So actually R1 is not containing the actual operand, it is containing the address of the operand. बात समझ लगी? यस मैम। ठीक है, मीन्स इनडायरेक्ट वर्ड क्यों यूज हुआ? मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताई थी कि डायरेक्टली तुम्हें पॉइंट आउट करने के बजाय मैंने तुम्हारे सीआर को बोला कि इस बच्चे को आप ये कोई भी सर्टिफिकेट ये फॉरवर्ड कर दो। मैंने आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने पहले सीआर को उठाया, तुम्हारी क्लास के एक रजिस्टर को उठाया, उस रजिस्टर के पास तुम्हारा रोल नंबर था, वो तुम्हें फॉरवर्ड करेगा वो चीज। बात समझ लगी बच्चे? तो इनडायरेक्ट वे से मैं तुम्हारे पास रीचेबल हूँ कि जो मेरे से डेटा आया वो मैंने पहले मैंने सीआर को दिया और सीआर ने तुम्हें दिया। गॉट इट? तो यहाँ पर सीआर का रोल कौन प्ले कर रहा है? रजिस्टर सेट। तो रजिस्टर सेट के पास एड्रेस था, वो एड्रेस को उसने पॉइंट आउट किया, वहां से उसने ऑपरेंड उठाया। एनी डाउट? नो मैम। Okay, so you can write the definition of this, students. The address field of the instruction will refer to CPU register, that contains the effective address, EA जो मैं लिखती हूँ, that is effective address of the operand. Right? The address field of the instruction refer to the CPU register that contains the effective address of the operand. Got it?
लिख लिया? ओके, next, now 8. Now this addressing mode is called relative addressing mode. ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, हम लोग इफेक्टिव एड्रेस जो है ऑपरेंड का कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव एड्रेस हमेशा होता है कैलकुलेट ऑपरेंड का है, तो इफेक्टिव एड्रेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर दैट इज पीसी प्लस द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, program counter, PC stands for program counter, content of program counter plus the address part of the instruction। तो इसकी डायग्राम किस तरीके से बनती है, हमारे पास ओप कोड है, एक एड्रेस फील्ड है, वो एड्रेस फील्ड को हम लोग ऐड कर रहे हैं किसके साथ, एक और रजिस्टर है मेरे पास प्रोग्राम काउंटर, उसके साथ हमने ऐड किया। ठीक है, और फेच कहाँ से हो रहा है, डेटा जो ऑपरेंड है वो मेमोरी में। राइट, एक बार ड्रॉ कर लो फिर मैं बताती हूँ। नोट कर लिया? ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव में इसका मतलब, रिलेटिव मतलब कि अब मैंने वो एड्रेसिंग मोड उठाना है जहां पर सिर्फ लोकेशन की बात की जाए। ठीक है, कैसे, ऑपकोड तो हो गई, हम बात करते हैं बेसिकली ऑपरेंड की। अब यहाँ ए लिखा हुआ है, ए मतलब ए जो है वो किसी ना किसी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करेगा मेमोरी में। ए विल बी द एड्रेस ऑफ एनी address of the any memory location which contains the operand। ठीक है, ए एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा जहां पर ऑपरेंड बड़ा हुआ है, और उस कंटेंट्स को वो किसके साथ ऐड कर देगा, पीसी के साथ, पीसी के कंटेंट्स के साथ। हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर एक जो हमने न्यू वर्ड सीखा दैट इज पीसी। पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है जैसे जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती जाएगी, ठीक है, एवरी टाइम द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती रहती है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही आएगी वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और हर बार जिस तरीके से, जैसे सपोज करो कि जैसे ही हमने इसका एड्रेस फेच किया कि कौन सा एड्रेस है, यहाँ पर ऑपरेंड को निकाला, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी, उस इंस्ट्रक्शन के साथ ही पीसी का कंटेंट अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऑपरेंड्स को, जैसे जैसे हम लोग एड्रेसेस को फेच कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को चलाते जाएंगे, तो हमारा प्रोग्राम काउंटर भी इंक्रीमेंट होता जाएगा हर बार। मैंने सपोज इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ मैं कोई, अगर मैंने लिखी ऐड R1 R2, फिर मैंने लिखा मूव R3 R1, मूव R3 R2, फिर मैंने लिखा स्टोर R2 R5, इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम लिखा। तो हर बार जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, कि मतलब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी कि मुझे R1 के कंटेंट को लोड करना है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर मैंने लिखूंगी मुझे R2 को लोड करना है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर मैं दोनों को ऐड करूंगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर मैंने मूव करना है R2 के R3 में कंटेंट्स, तो 4।
फिर मैंने स्टोर करना है R2 की वैल्यू R5 में, तो 5। इस तरीके से हर बार जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती जाती है वैसे वैसे हम उसकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाते हैं। बात समझ लगी? Yes, ma'am. So this is called a relative addressing mode, right? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट इज योर इंडेक्स addressing mode. ना इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम लोग इफेक्टिव एड्रेस फिर से कैलकुलेट करेंगे और वो इफेक्टिव एड्रेस किसके इक्वल होगा? कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ। ठीक है, अब पहले में हमने क्या किया था? रिलेटिव में एड्रेस के पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमने प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे? उस एड्रेस पार्ट को हम इंडेक्स रजिस्टर के साथ ऐड करेंगे। अब आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, अब हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स। तो प्रोग्राम काउंटर भी एक तरीके का रजिस्टर है, वैसे इंडेक्स रजिस्टर भी एक तरीके का रजिस्टर है, राइट? अब इसमें होगा क्या? देखो, मैंने लिखा ओपकोड, then I have my index register, then A। ठीक है, अब इंडेक्स रजिस्टर जो है वो किसी रजिस्टर सेट को, ऑब्वियसली एक रजिस्टर सेट को पॉइंट आउट करेगा। रजिस्टर सेट, अब इंडेक्स सेट मतलब यहाँ पर कौन सा रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स। ये रजिस्टर सेट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, और मैंने कहा कि मैंने R3 को चूज किया, तो R3 पे जो भी कंटेंट पड़ा होगा, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, R3 पे कंटेंट पड़ा है 65, मैंने 65 को उठाया और किसके साथ ऐड कर दिया? एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो एड्रेस पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट। तो इसको हम किसके साथ प्लस करेंगे? मीन्स R3 के कंटेंट को मैंने किसके साथ प्लस कर दिया? एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एड्रेस पार्ट मीन्स द पार्ट विच इज actually pointing towards the operand memory location। operand की memory location को वो point out कर रहा है। तो सिंपल कि ये एड्रेस पार्ट में किसी कोई मेमोरी में है, ये दिस इज योर मेमोरी। तो मेमोरी में कहीं पर आपका ऑपरेंड प्लेस है, ठीक है, वहां पर जो ऑपरेंड, सपोज करो कि ये कोई मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन दे रखी है मैंने 0501। तो दिस इज योर मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन पे जो ऑपरेंड पड़ा था वो मेरा पड़ा है 5। So I will add this address part is containing 5 with the content of index register। index register का content जो मेरा R3 था उस पे नंबर पड़ा हुआ था 65, now 70। This is my answer which will be the final, which will be my final answer। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द instruction, right? Got it? क्लियर हुआ बच्चे या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ। अब 3 रजिस्टर्स रह गए, वो हम कल करेंगे, ठीक है? काफी है इतना? Yes, ma'am. अभी इतने रजिस्टर्स में कंफ्यूज मत हो जाना। जो भी है इन्हें, जो मैंने अभी तक रजिस्टर्स पढ़ा दिए, एक सेकंड जस्ट होल्ड। ठीक है, ये जितने भी मैंने रजिस्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, इन रजिस्टर्स को आप रिवाइज करेंगे कल। ये जो मैं आपका ऐसे आंसर्स में आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दिस इज ओनली द सरप्राइज टेस्ट। यही इसी वक्त को बोलती हूँ मैं सरप्राइज टेस्ट, कि आपको पिछले लेक्चर का कुछ याद है या नहीं। ठीक है बेटे? ये Yes, ma'am. प्लीज
At least come prepared with what you have done so far in your previous lecture from tomorrow onwards, right? Ma'am, please upload the notes on the CC. Yes, ma'am. क्या requirement पड़ गई अभी से? Ma'am. अभी तो this is only your 5th lecture. Yes, ma'am, but to revise. Guys, I'll share the book. Yes, ma'am. Okay. Okay? Yes, ma'am. ओके मैम. अभी जो नोट्स हैं वो अभी प्रोसेसिंग में है. तो मैंने कुछ पार्ट या तो ऐसा करती हूँ कि जितना पार्ट मैंने बनाया है मैं उतना शेयर कर देती हूँ. Yes, ma'am. वो भी ठीक. Right? Yes, ma'am. Okay. I'll post it. और कोई डाउट? और किसी टॉपिक में कोई डाउट है किसी को अभी तक जितना हमने पढ़ा है? No, ma'am. Okay. आकाश, मयंक, Present, ma'am. शौर्य, मयंक तुम Present, ma'am. Ma'am, what? You have paid the fees. When you have paid the fees for this sem? Ma'am, approx 1.5 month पहले. और फी का मैसेज कब आया था? मैम मैसेज मतलब वो जो फी कार्ड है उस पे आ गया था सक्सेसफुल दोनों लिखा हुआ. नहीं वो तो आ गया था बेटा क्योंकि एक तुम्हारा और एक 26 शंभवी तुम दोनों का आई कार्ड नहीं आया बेटा. मैम वो आई कार्ड इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मेरे पे कॉलेज का लेट एक बार कॉल आया था, उन्होंने मेरी फोटो दोबारा से मांगी थी तो मे भी उस वजह से ना आया. ओके एंड शंभवी आर यू देयर? शंभवी नो. ओके ठीक है बच्चे. तो आई कार्ड ना बेटा अभी आपका अवेलेबल नहीं है. ठीक है. ओके मैम. हाँ. शौर्य. Present, ma'am. Yes, Shambhavi, you have the same issue. You have not uploaded your photograph in your portal. Okay. Yash. Present, ma'am. Aman. Present, ma'am. Harsh. Present, ma'am. Chinmani. Present, ma'am. Priya. Present, ma'am. Karanveer. Present, ma'am. Anshuman. Present, ma'am. Abhishek. Kartikeya. Okay. Adarsh. Present, ma'am. Priyanshi. Present, ma'am. Manas. Present, ma'am. Kritika. Present, ma'am. Shivansh. Present, ma'am. Divyansh. Present, ma'am. Mohit. Present, ma'am. Swapnil. Present, ma'am. Uttam. Present, ma'am. Prabhav. Present, ma'am. Vartika. Present, ma'am. Gautam. Present, ma'am. Shambhavi. Ananya. Present, ma'am. Yashvardhan. Ma'am, Harshvardhan. Shreya. Present, ma'am. Ashutosh. Present, ma'am. Pushkar. Akul.